अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं, इट्स वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि आप हमारे बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट फैकल्टी मैथमेटिक्स साइंस तो मैं खुद ही डील करता हूं, और यहां से आपको वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, साथ में आपका इंडिविजुअल काउंसलिंग होता है, जिसमें छोटी से छोटी चीजों के बारे में ध्यान दिया जाता है, बहुत बारीकी पे ध्यान दिया जाता है। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 16 है, ऑकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की हम बात कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इससे एक गुड न्यूज़ और है कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंट्री कर चुके हैं, एंड डोंट वरी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मैं पूरा करवाऊंगा। अभी पिछले एक हफ्ते से थोड़ा सा वीडियो डिले हुआ है आने में, या नहीं बन पाया। इसके पीछे कारण था कि होठ में जो है जो होता है छाला हो जाता, छाले टाइप के हो गए थे, तो बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, दिक्कत हो रही थी। तो अब ऐसी जगह पर है कि यार बोलने में ही दिक्कत होगा, तो इस वजह से थोड़ा सा वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। बट नाउ अब मैं आज बिल्कुल फिट हो गया हूँ, बिल्कुल हेल्दी हूँ, और आप लोगों को भी हेल्दी रखना है। मुंह में छाले वगैरह क्यों होते हैं? तो देखिए, पेट में गैस वैस बन जाता है, पानी कम पीते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिसकी वजह से मुंह में छाला बन जाता है। तो ये आपको भी ध्यान रखना थोड़ा खाने पीने पे। चलिए, तो टुडे वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी है। और मैं आपको बता दूं, टोटल 18 मार्क्स का, 18 मार्क्स का, यानी आप मान के चलो कि अगर इसमें एस ब्लॉक पढ़ना है, पी ब्लॉक पढ़ना है, डी ब्लॉक पढ़ना है, एफ ब्लॉक पढ़ना है, और ये इतने ईजी होते हैं, सबका कंसेप्ट लगभग एक जैसा होता है। जहाँ तहाँ थोड़ा थोड़ा चेंजेज होता है, बट ऑलमोस्ट चीज़ें हैं जो आपको एकदम याद हो जाएगी। इसे बायोलॉजी आपने 10th में पढ़ा होगा, वैसे ही ठीक इस तरह से है। इसमें ना कोई आपको कैलकुलेशन मिलेगा, ना ही कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसमें आपको दिमाग खराब करना है। मिलता जुलता चैप्टर है, जो पीरियडिक टेबल आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है ये। तो 18 नंबर आपका पक्का। मैं कहता हूँ 18 नंबर में चलो आप 5 नंबर भी हटा दो तो 12-13 नंबर तो 100% आपका पक्का है, क्योंकि 18 में 18 बनाओगे तो कुछ मार्क्स कटते हैं। तो 12-13 नंबर तो 100% डन है आपका। तो इसको बड़े ध्यान से आपको रखना है। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और कमेंट सेक्शन में आके आप हमें बता सकते हो। बड़ा अच्छा लगता है, रेगुलर बच्चे फॉलो करते हैं और वो अपनी चीज़ों को बता सकते हो। यार देखो, ये थोड़ी ना है कि यूट्यूब पर मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ एनआईएस का। आपका पूरा अधिकार बनता है, आप कमेंट सेक्शन में जाओ, सर ये वाला चैप्टर नहीं हुआ तो ये चैप्टर पढ़ाइए, या इस चैप्टर में यहाँ पर डाउट है, पूछो ना, हम आपके लिए तो हैं, हम किसके लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। तो इस टॉपिक में क्या है ना, सबसे पहले हमको ये पढ़ना है ऑकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ना। सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑकरेंस ऑफ मेटल? देखिए, ऑकरेंस एक ऐसा वर्ड होता है, ऑकरेंस का मतलब होता है कि पाया जाना। ऑकरेंस एक मतलब क्या होता है? पाया जाना। जब हम ऑकरेंस की बात करते हैं, दैट मीन व्हाट? कुछ पाया जाना, कुछ हम फाइंड आउट कर रहे हैं, पाया जाएगा यहाँ पर। तो ये लिख लेते हैं ऑकरेंस ऑफ मेटल। तो जब हम ऑकरेंस ऑफ मेटल्स की बात करते हैं, ऑकरेंस ऑफ मेटल की बात करते हैं, तो दैट मीन व्हाट? ऑकरेंस ऑफ मेटल। देखो, कहीं ना कहीं मेटल तो पाया जाएगा ही जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा भाई? क्योंकि मेटल आता कहाँ से है? कभी सोचा है? दिमाग में कभी पिक्चर नहीं आया कि भाई मेटल आता कहाँ से है? मेटल आता कहाँ से? मेटल आता है, ये भी सोचने वाली बात है। चांदी कहाँ से आता है? सोना कहाँ से आता है? कॉपर कहाँ से आता है? यार ये सब आ कहाँ से आता है? चमचमाता हुआ ये सब आता कहाँ से है? क्या इसके पीछे क्या होता है? तो ये जो हम पढ़ेंगे ना, ये वाला टॉपिक, इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कैसे ऑकरेंस होता है, कहाँ कहाँ मिलता है। चलिए, ऑकरेंस ऑफ मेटल्स में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? तो बच्चों, सबसे पहले चीज हम पढ़ते हैं मिनरल्स एंड ओर्स के बारे में। क्या पढ़ते हैं? मिनरल्स एंड ओर्स के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। देखिए, बातचीत क्या करते हैं, आप मुझे एक बात बताओ। मान लो कि आप कैंप पे गए, स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से आप कैंप पे गए। आप जब कैंप पे गए तो कैंप में भाई आप वहाँ गए, वहाँ जंगल वंगल इलाका था, आपको ना कुछ पत्थर टाइप का मिला। पत्थर टाइप होता है ना, जिसमें मिट्टी विट्टी लगा होता है, प्योर पत्थर भी नहीं होता है। और आपने देखा कि उसके अंदर थोड़ा सा कुछ चमकता हुआ चीज दिखाई दे रहा है। वो कॉपर हो सकता है, या मान लो वो सोना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करोगे? उसको फट से उठाओगे, अपने बैग में रख लोगे। फिर क्या करोगे? घर पे आने के बाद सोचोगे यार गलती सोना निकल गया। तो 10 ग्राम सोना वैसे भी चल रहा है 46,000 रुपये, यानी लगभग 50,000 के आसपास चल रहा है। मजा आ जाएगा एकदम से। तो सोचो, ऐसा सोचिए, देखते हैं, ऐसा थोड़ा प्रैक्टिकल सोचते हैं। तो वो पत्थर को उठा के लाओगे, फिर पत्थर को घिसोगे, उसको टुकड़े टुकड़े करोगे। टुकड़े टुकड़े करने के बाद नहीं टूटेगा तो हथौड़े से मार के टुकड़े टुकड़े करोगे। फिर उसको पानी से अच्छे से साफ करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? फिर बढ़िया से घिसोगे, फिर जाके वो आपका आएगा। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, आप जो पत्थर लेके आए, सपोज करो कि वो सोना नहीं होता, वो लोहा होता। क्या होता? लोहा होता। और छोटा सा लोहा होता, इतना लोहा होता, इतना लोहा होता। ठीक है, मान लो 10 ग्राम लोहे के लिए क्या आप इतनी मेहनत करोगे?
क्या आप 10 ग्राम लोहे के लिए इतना परिश्रम करोगे? अगर कुछ पैसा खर्च होना होगा तो क्या पैसा खर्च करोगे? बोले सर बेवकूफ़ हम आपको दिख रहे हैं जो 10 ग्राम लोहा के लिए खर्च करेंगे। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर दो टर्म डिवाइड होता है, एक होता है मिनरल्स, एक होता है ओर। तो मिनरल्स का मतलब ये होता है कि मिनरल्स वो सब्सटेंस होते हैं, वो मटेरियल होता है जिनके अंदर जो है मेटल्स पाए जाते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी होता है कि इतना परसेंट मेटल पाया जाएगा। बट कुछ मिनरल्स को हम लोग और कहते हैं जिसमें इकोनॉमिकली, यानी कि देखा जाए तो सस्ता पड़े, ऐसा ना हो कि हमें 1 किलो अभी लोहा मान लो 30 रुपये किलो मार्केट में हम बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं और हमें प्योरीफाई करते 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 100 रुपये किलो पड़ रहा है, तो भैया 70 रुपये का नुकसान कौन झेलेगा? समय भी देगा। तो कहते हैं कन्वेंशनली ये तो आसान तरीके से मिल जाए, दूसरा इकोनॉमिकली यानी कि आर्थिक रूप से थोड़ा फायदेमंद भी हो, तब जाके उसी मिनरल को हम लोग और कहते हैं। डैट मीन व्हाट, दुनिया में बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ मेटल पाया जाता है। सो मिनरल्स की कमी नहीं है, समझ में आ रहा है मेरी बात? मिनरल्स की कमी नहीं है, मिनरल्स पूरी दुनिया में पाया जाता है, लेकिन उनमें से कुछ ही मिनरल्स होते हैं जिनमें हमें ज़्यादा लाभ यानी हमें प्रॉफिट जिसमें हो, जिसमें आसानी तरीके से मिल जाए, तो कुछ ही मिनरल्स को हम लोग और कहेंगे। तो एक सवाल आपसे पूछता है, ऐसे मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ आपसे, कि क्या सारे मिनरल्स और होते हैं? हेलो, क्या सारे मिनरल्स और होते हैं? नहीं जी, सारे मिनरल्स और कैसे हो सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। अब दूसरा सवाल, क्या सारे और मिनरल होंगे? सो बड़ी विचित्र बात हो जाती है ना कि पूरी दुनिया में मिनरल्स हैं, लेकिन हर मिनरल से हम चाहकर भी मेटल नहीं निकाल सकते हैं। मैंने बोला ना कि अगर मान के चलते सोना 10 ग्राम मान लो 50,000 का है, तो 1 ग्राम कितने का होगा? 5,000 का होगा, यानी 5,000 में 1 ग्राम सोना मिलता है। अब मुझे कोई मिनरल पता चला, से कहते हैं गंगा घाट पे जो गंगा की रेत होती है ना, रेत होता है, वो अगर 10,000 टन रेत को जलाएंगे तो 1 ग्राम सोना मिलता है या 10 ग्राम सोना मिलता है। तो यार इतना इतना ज़्यादा रेत इकट्ठा करो, फिर उसको जलाओ, टेम्परेचर, उससे ज़्यादा लकड़ी खर्चा आ जाएगा, उससे ज़्यादा खर्चा तो जलाने में आ जाएगा। देखो मैं कुछ अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, मेरी आदत नहीं है कि मैं एकदम से आऊँ चैप्टर में ये देखो जी ऑकरेंस ऑफ मेटल ये ना, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचते हैं ना, मजा आएगा सोचने में और पढ़ने में भी मजा आएगा। तो इतना महंगा कौन एफर्ट करेगा यार? नहीं एफर्ट करेगा ना। तो हमेशा माइंड में सेट करना है कि जितने भी मिनरल्स हैं वो सब और नहीं होंगे। सेकंड सवाल मेरा है, क्या जितने और हैं सभी मिनरल्स होंगे? यस, जितने और होंगे सब मिनरल्स है। नहीं और है क्या? तो भैया और एक स्पेशल मिनरल है जिसके अंदर कन्वेंशनली एंड इकोनॉमिकली प्रॉफिट हमें मिल रहा है यहाँ पे, तो हम इसको क्या बोलेंगे? और बोलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जितने भी और हैं उनका अलग अलग फार्मूला होगा, जैसे कि अभी अभी आपको स्क्रीन पर मैं दिखाऊंगा अभी। तो अभी आप जैसे आयरन की बात करते हैं तो आयरन के कई सारे और होते हैं, जरूरी थोड़ी कि एक ही और होगा, कई सारे मटेरियल हो सकते हैं, अलग अलग मटेरियल से आयरन आता हो तो उसका अलग अलग फार्मूला होता है। फिर आप देखेंगे जिंक का अलग और होता है, कॉपर का अलग और होता है। तो ये चार्ट है जो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, इवन याद हो जाएगा आपको, ठीक है? चार्ट होगा, मेन मेन कौन से, कॉपर है, जिंक है आपका, आयरन है आपका, ये कुछ कुछ मेन मेन है जिसको आपको याद रखना है। और फिर उसके बाद इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जब आपके पास कोई मिनरल तो बात ही हटा दीजिए, मिनरल की तो हम बात ही नहीं करते क्योंकि मिनरल से हमें कोई फायदा है नहीं, हमें और चाहिए, है ना, और चाहिए। तो मान लो आपके पास कोई और अगर मिल जाता है तो उस और को आप कैसे उस और से मेटल तक पहुंचते हैं, ये जो प्रोसेस है और से मेटल तक पहुंचने का, दिस चैप्टर दिस टॉपिक इज कॉल्ड मेटालर्जी। इसी को हम लोग मेटालर्जी के नाम से जानते हैं। डेट मीन प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल होगा, एक्सट्रैक्शन होगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आएगी, बहुत सारे तामझाम होंगे। फिर हम क्लियरिफाई करेंगे कि मेटल कई तरीके का होता कि नहीं होता। एक हाई रिएक्टिव मेटल होता है, एक मॉडरेट होता है, एक वेरी लो रिएक्टिव होता है, जैसे चांदी सोना बहुत लो रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनके ज्वेलरी बनाए जाते हैं। डेट मीन आप क्या देखते हैं जी कि जो ज्वेलरी बनते हैं बहुत लंबे समय बाद इनका चमक खत्म होता है, तो चमक बना हुआ रहता है सोना वगैरह का, बहुत लो रिएक्टिव होता है। जबकि सोडियम पोटासियम ये वेरी हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। मजबूरी है, केमिकल रिएक्शन इतनी केमिकल रिएक्टिविटी में इतना हाई लेवल पे होते हैं कि इनको केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, नहीं तो ये जैसे ही बाहर निकालोगे ना तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जलने लग जाते हैं। ये मतलब गलती से कोई चोरी भी करना चाहेगा, ऐसे पकड़ते ही आग जलना शुरू हो जाएगा, बैग में डाल लेगा तो बैग जलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये क्लेरिफाई करते हैं कि ये देखो जी हाई रिएक्टिव है, ये मॉडरेट है, ये लो है। तो इसी हिसाब से हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि देखो हाई रिएक्टिव का ये प्रोसेस होगा, मॉडरेट का ये प्रोसेस होगा, लो रिएक्टिव का ये प्रोसेस होगा। समझ में आ रहा है?
तो आइए सबसे पहले तो कुछ हम समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको मिनरल समझा दिया है। नेचुरली ऑकरिंग मटेरियल इन विच अ मेटल और इट्स कंपाउंड ऑकर इज कॉल्ड मिनरल। ये कहीं भी आपके जो अभी आपका गाइड है उसमें आपको मिल जाएगा, या आपका टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, या आप कुछ भी लिख सकते हैं कि भाई कोई भी मटेरियल नेचुरली ऑकरिंग होना चाहिए, नेचुरल तरीके से होना चाहिए। और क्या हो गया, तो मिनरल फ्रॉम विच कैन बी ऑब्टेन्ड इकोनॉमिकली एंड कन्वेंशनली। यानी कि अगर मैं थोड़ा आपके लिए लिख दूं, चलो आपको लिए थोड़ा सा मैं लिख भी दूं, यदि मिनरल्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर मिनरल्स की बात करते हैं तो मिनरल्स के अंदर क्या होता है, ऑकरेंस ऑफ मेटल होता है। लेकिन किस मिनरल को हम लोग ओर कहते हैं, हम लोग किस मिनरल को ओर कहेंगे जी, ध्यान से देखो, किस मिनरल को ओर कहेंगे। तो इसमें दो चीजें आपको देखना है। पहली चीज तो ये देखना है जी कि सबसे पहली बात ये इकोनॉमिकली होना चाहिए, है ना। इकोनॉमिकली का मतलब प्रॉफिट भी तो होना चाहिए, सिंपली हम बोल सकते हैं प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट नहीं होगा तो हम क्यों काम करेंगे। और दूसरा आसानी से मिल जाए, ऐसा ना हो कि बहुत दिक्कत हो, आसानी से भी मिलना बहुत जरूरी होता है। कन्वेंशनली भी होना चाहिए। ये दो चीजें आप ध्यान देंगे तो आपको हो जाएगा। चलिए आपको एक चार्ट दिखाते हैं स्क्रीन पे, उस चार्ट में आपको पता चलेगा। तो कंप्यूटर महाराज जी जल्दी से एक चार्ट दिखाया जाए स्क्रीन पे बच्चों को। देखिए बच्चों, इस स्क्रीन पे जो चार्ट आपको दिख रहा है उसमें आपको दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ ओर, और एक होगा मेटल, और उसके बाद होगा उनका ओर और उनका फिर कंपोजिशन, यानी उसका जो है फॉर्मूला वगैरह दे रखा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सो इसमें ध्यान से आप देखेंगे, सबसे पहले जो है वो देखते हैं अलग अलग बांट दिया है। अलग अलग कैसे बांट दिया है देखेंगे ध्यान से। तो ऑक्साइड में बदल दिया, ऑक्साइड और कर दिया है, तो कार्बोनेट और कर दिया है, सल्फाइड और कर दिया है, सल्फेट और कर दिया है, और हाइलाइड और कर दिया है। अच्छा, ये जो आप दिखते हैं ना, ये जो अलग अलग और दिखता है, ये थोड़ा सा आसानी हो हमें समझने में, इसीलिए हमें थोड़ा सा ऐसा दे देता है। जिसमें से ऑक्साइड और की बात करते हैं, तो ऑक्साइड और में पहले तो देखिए सबसे पहले जो है नेटिव मेटल्स दिया है। नेटिव मेटल्स में गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये तो आप जानते हैं डायरेक्ट मिल जाता है ये। फिर दिया है ऑक्साइड और, तो ऑक्साइड और में देखेंगे जैसे पहले आयरन का दिया है ना, स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आयरन का दिया है, तो आयरन का जो यहाँ पर होता है और उसका नाम होता है हेमाटाइट, लिखा है ना हेमाटाइट। इसका कंपोजिशन फार्मूला क्या दिया, Fe2O3, यही दिया है ना, Fe2O3 दिया है। फिर देखिए एल्युमिनियम की यदि बात करते हैं तो एल्युमिनियम का होता है बॉक्साइट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आपको ये याद हो जाएगा कि एल्युमिनियम का जो ओर होता है वो बहुत फेमस ओर है बॉक्साइट, यानी कि बहुत बढ़िया मात्रा में और बहुत अच्छे तरीके से बॉक्साइट से एल्युमिनियम को निकाला जाता है, जिसका फार्मूला होता है Al2O3 × 2H2O। फिर देखिए इसी में ये देखिए ऑक्साइड है, ऑक्साइड और में देखेंगे सब में O आएगा, देख रहे हैं Fe2O3। आप बॉक्साइड में देखेंगे Al2O3। टीन की बात करते हैं कैसिटराइट SnO2। कॉपर की बात करते हैं क्यूपराइट Cu2O। जिंक की बात करते हैं तो आप देखते हैं ना जिंसाइट्स ZnO। आप टाइटेनियम की बात करते हैं तो इल्यूमिनाइट FeTiO3। तो ऐसे करके बहुत सारे हैं जो आपको केवल और केवल ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक इसी तरीके से उसके नीचे आप देखेंगे सल्फाइड ओर दिया हुआ है। तो सल्फाइड ओर का मतलब क्या हुआ, अब इसमें जितने भी आपको दिखेंगे एस 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 दिखेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आगे जाके हम क्लेरिफाई करेंगे और बहुत जरूरत हमें पड़ने वाली है, यानी किस तरीके से ऑक्साइड ओर के साथ कैसे बिहेव करना है, सल्फाइड ओर के साथ कैसे बिहेव करना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे इसमें। तो अगर हम सल्फाइड ओर की बात करते हैं जैसे जिंक, तो देखा आपने जिंक ऑक्साइड ओर में भी था और जिंक सल्फाइड ओर में भी है। तो इसमें जो इसका होता है जिंक ब्लेंड होता है जिसका ZnS होता है। लेड आप देखेंगे लेड ऊपर भी था, लेड नीचे भी है। अच्छा लेड ऊपर नहीं है, अच्छा लेड ऊपर नहीं है। लेड की बात करते हैं गैलेना PbS। कॉपर देखिए ऊपर था, कॉपर नीचे भी है, कॉपर ग्लैंस Cu2S। सिल्वर ग्लैंस या आर्जेनाइट उसको बोलते हैं, अर्जेंटाइन बोलते हैं। तो इसको आप क्या देखते हैं Ag2S हो गया। और आयरन की बात करते हैं, आयरन देखिए पायराइट्स होता है FeS2 हो गया आपका। इसी तरीके से कार्बोनेट ओर होता है, तो कार्बोनेट ओर में फिर देखिए आयरन आ रहा है, यानी आयरन देखिए ऑक्साइड में भी था, आयरन सल्फाइड ओर भी है आयरन का, और कार्बोनेट ओर भी है आयरन का, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसका फार्मूला FeCO3 है, सिफराइट दे रखा है। जिंक देखिए जिंक भी आ गया, यानी कि जिंक की यदि हम बात करें तो जिंक जो है वो सल्फाइड ओर भी है और कार्बोनेट ओर में भी आता है। तो इसमें आता है कैलेमाइन ZnCO3, क्योंकि यहाँ देखो ना कार्बोनेट का फार्मूला जो होता है CO3 होता है, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। निगेटिव आयन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं CO3, और इसकी वैलेंसी 2- हम लोग चार्ज इसका लिखते हैं। लेड का आप देखते हैं यहाँ पर
तो PbCO3, इस तरह से सल्फेट ओर होता है, एक सल्फेट का देखेंगे लेड का आता है PbSO4। इसी तरह से हाइलाइड ओर होता है जिसमें सिल्वर वगैरह हो गया, आप सोडियम वगैरह इसमें आता है ना, इसमें एल्युमिनियम आता है। इसके अलावा आप सिलिकेट ओर देखते हैं, देखिए सिलिकेट में और फिर से जिंक आ गया यहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें सारी चीज़ें आपको याद नहीं करनी है, जो मेन होगा वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। सो कंप्यूटर महाराज जी स्क्रीन पर से इसको हटा दिया जाए। चलिए, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से जो है यहाँ पर अलग अलग मेटल्स का अलग अलग ओर होता है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ओर के मामले में कुछ ही आपको याद रखना है, जैसे कि आपको आयरन का याद रखना है, जैसे कि आपको जिंक का याद रखना है, आपको कॉपर का याद रखना है, आपको पीबी का याद रखना है। ये कुछ फेमस है जिनको स्पेशली आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये एल्युमिनियम का आपको ध्यान रखना है, एल्युमिनियम हो गया आपका। ये कुछ है स्पेशल जिनको आपको ध्यान रखना है, इनके ऊपर ही हम काम करने वाले, राइट। चलिए आगे हम थोड़ा सा बात करते हैं, आगे समझते हैं। अब एक नया टर्म आता है, वो होता है गैंग। गैंग बोलते हैं या मैट्रिक्स बोलते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कहेंगे सर ये कौन सा गैंग है, ये लड़ाई झगड़े वाला गैंग तो नहीं है? अरे नहीं भाई, लड़ाई झगड़े वाला गैंग नहीं है ये। गैंग भी बोलते हैं इसको, या इसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं, है ना, मैट्रिक्स भी इसको बोलते हैं। देखिए मैट्रिक्स या गैंग कुछ अलग नहीं होता है, ये साइंटिफिक एक वर्ड है जिसका मतलब बहुत आम भाषा में अगर मैं आपको बात करूँ तो जो गंदगी इम्प्योरिटी बच जाती है ना ओर के साथ में, जैसे मैंने बोला था ना, कोई भी ओर आप लेके आओगे जंगल से, जो आप लेके आओगे तो उसके साथ कुछ गंदगी होगी, कुछ इम्प्योरिटी होगी। वो सॉइल हो सकता है, वो सैंड हो सकता है, वो कुछ भी चीज़ें हो सकती है। तो ये चीज़ें जो होंगी, ये चीज़ें ही क्या कहलाती है, इन चीज़ों को ही हम लोग गैंग या मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो रॉकी, तो कैसा ऐसा होता है, देखिए उसमें रॉक हो सकता है, गंदगी में रॉकी मटेरियल हो सकता है, सॉइल हो सकता है उसके अंदर, सैंड हो सकता है उसके अंदर। समझ में आ रहा है? ये कुछ चीज़ें इम्प्यूरिटी होती है। इसी इम्प्यूरिटी को, ये सब क्या है, ये वाला, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये क्या, व्हाट इज दिस, ये सब के सब इम्प्यूरिटीज हैं, इम्प्यूरिटीज हैं, इन्हीं को हम लोग गैंग के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया। चलिए आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। अगर हम मिनरल वेल्थ ऑफ इंडिया की बात करें, यानी भारत, क्या भारत के अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल है, क्या भारत के अंदर बहुत ज़्यादा ओर है, क्या इंडिया बहुत रिच है? बिल्कुल बहुत रिच है इंडिया। तभी तो भारत को सोने की चिड़िया का देश कहा जाता था। और इसको किसने नहीं लूटा है? हर किसी ने लूटा है, मतलब आक्रमणकारियों ने तो खूब लूटा इसको, अंग्रेज से लेकर और भी बहुत सारे देश थे, केवल अंग्रेज ही नहीं थे। अंग्रेज के अलावा और भी देश थे। अंग्रेज जीत गया, इंग्लैंड जीत गया, तो उसने 200 सालों तक गुलामी। अब कहाँ ऐसा सुनने में आता है कि जो है इंडिया से जो है वो मटके भर भर के जो है चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के अपने देश ले जाता था वो। तो अब ये क्या कहेंगे, ये इसका मतलब इंडिया में भरपूर मात्रा में है। और जो आज आपका इंडिया दिख रहा है, ये एक्चुअली ऐसा इंडिया का मैप था ही नहीं, ये बहुत बड़ा इंडिया था। इतना बड़ा इंडिया था कि इसके अंदर सब आता है। नहीं, आप जो पाकिस्तान, बांग्लादेश देख रहे हैं, ये भी इंडिया के अंदर ही था। कहा तो बहुत कुछ जाता है कि इसके अगल बगल के और भी जितने थे, इंडिया का मैप जो है वो एक बनारस में एक जगह जहाँ पर बहुत बड़ा दे रखा है, इंडिया का पुराना मैप दे रखा है। बहुत बड़ा इंडिया था, बहुत बड़ा, मतलब कट कट के ये अफगानिस्तान वगैरह भी जो आप देख रहे हैं, बहुत लंबे समय पहले आप देखेंगे तो ये चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह को जो है ये सब कहते हैं ससुराल में उसको वो मिला, दहेज के रूप में मिला था, ऐसा कुछ सुनने को मिलता है। तो ये चीज़ें क्या है, इंडिया बहुत डेवलप था। अब आज सब बट गया है, सब अलग अलग हो गया है। तो आज की डेट में इंडिया के अंदर में बात करना है, पुरानी तो हम बात कर नहीं सकते, जो चला गया। तो जो आज की डेट में इंडिया के अंदर बचा, उसके अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, नहीं कहाँ बॉक्साइड और पाया जाता है, कहाँ प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाएगा, कहाँ कॉपर पाया जाता है, कहाँ जिंक पाया जाता है। हालांकि ये जीके के तौर पर भी बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, आपको इतना नहीं पूछा जाएगा, आपको बस इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी लेनी है। तो जैसा कि मैं आपके इधर में आपके सिलेबस को देख पा रहा हूँ, सिलेबस में दिया है, सबसे पहले इन्होंने दिया है आयरन के बारे में दिया है। तो आयरन के बारे में कहते हैं ये कि आयरन की जो मेजोरिटी है, जो मेजर आयरन पाया जाता है वो बिहार में है, मध्य प्रदेश में, एमपी में है, गोवा में है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में, ओडिशा में है। तो इन राज्यों में जो है, इन स्टेट्स में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एल्युमिनियम की अगर मैं बात करूं तो बॉक्साइट और बिहार में पाया जाता है, मध्य प्रदेश, एमपी में, यूपी में, गोवा में, गुजरात में, तमिलनाडु में, जे&के में, राजस्थान में, इन जगहों पर एल्युमिनियम बहुत बेहतर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आयरन आपने देख लिया, एल्युमिनियम आपने देख लिया। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर में इंडिया का मैं बात करूं तो उतना कोई खास रीच नहीं है कॉपर के मामले में, फिर भी यहाँ कॉपर पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर बिहार में है आपका,
और एक एमपी में आपका है, ठीक है, एमपी में आपका आता है, राजस्थान में आपका, राजस्थान में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट एक है, क्या नाम है ये लिखा है झुंझुनू, क्या लिखा है झुंझुनू झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है, खैर। और बालाघाट लिखा है मध्य प्रदेश का, सिंहभूम लिखा है बिहार का। तो ये सारे जगह हैं। जिंक की अगर हम बात करें, जेडन जिंक की बात करें, तो जिंक कहाँ कहाँ है, तो जिंक राजस्थान में है, यानी उदयपुर के आसपास में दिया है जिंक और पीवी का। लेड की बात करें तो हजारीबाग यानी झारखंड में, उड़ीसा में, गुजरात में, सिक्किम में बहुत बढ़िया लेड पाया जाता है। टीन की बात करें तो झारखंड में, हजारीबाग में, उड़ीसा में पाया जाता है। सोडियम की बात करते हैं, जो नेटिव बोरेक्स होता है वो पाया जाता है कश्मीर और लद्दाख में, बहुत बढ़िया सोडियम पाया जाता है वहाँ पर, कश्मीर और लद्दाख, आप ध्यान रखना। सिल्वर की बात करते हैं, चांदी की बात करते हैं तो चांदी जो है वो राजस्थान में है। और गोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो वैसे तो गोल्ड का बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन गोल्ड जो है पाया जाता है आपका कर्नाटका में। तो आपने एक चीज़ यहाँ पर देखा होगा कि झारखंड में हजारीबाग, यानी झारखंड बहुत रिच है मिनरल के मामले में। आज भी कभी झारखंड, कभी आपके जान पहचान के लोग रहते होंगे वहाँ पर, आप पता करोगे तो झारखंड में क्या है कि कोयला की खदान है, कोयला की खदान है और बहुत सारे मिनरल्स हैं ये, ठीक है। वो पहले बिहार और झारखंड एक ही था, लेकिन फिर वो अलग अलग हो गया, अलग अलग स्टेट। आपके महेंद्र सिंह धोनी जो है वो आपने देखा होगा, पहले उनको बिहारी कहा जाता था, क्योंकि बिहार से ताल्लुकात, वो बिहार झारखंड एक ही हो गया। फिर बाद में जाके झारखंड अलग हो गया, फिर वो बिहार अलग हो गया जाके। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। अब हम आगे बात करते हैं और आगे समझते हैं कि क्या क्या जनरल प्रिंसिपल्स है कि जिससे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये वर्ड आप ध्यान रखना। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहां से, फ्रॉम ओर, हमें ओर से मेटल चाहिए, यानी ये है ओर और ये है मेटल, हमें ओर से मेटल चाहिए। तो भैया जब ओर से आपको मेटल चाहिए तो यही पूरा चैप्टर है आपका, यही तो पूरा चैप्टर है। हेलो, यही आपका पूरा चैप्टर है। लग रहा होगा सर क्या सोशल साइंस जैसा चैप्टर लग रहा है? हाँ बिल्कुल, समझ लो, सोशल साइंस जैसा चैप्टर समझ लो, जो समझना समझ लो। चैप्टर इजी है तो इजी तो पढ़ाऊंगा मैं, हार्ड बना के थोड़ी पढ़ाऊंगा मैं। तो जो ओर है आपका, ये जो ओर है आपका, और मेटल तक पहुंचना है मुझे, जैसे मान लेते हैं कोई और लेते हैं, जैसे मान लो बॉक्साइट लेते हैं, ठीक है, तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम तक हमें पहुंचना है, तो इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाएगा ये। इसके अंदर बहुत सारा गैंग होगा, गंदगी होगा, बहुत सारे प्योरिफिकेशन करना होगा, ऐसे बहुत सारे और होंगे। ये तो मैं कुछ एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है। और ये जो पूरा टॉपिक है, जो पूरा चैप्टर है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। पूरा टॉपिक को हम लोग मेटालर्जी के नाम से जानते हैं। तो अगर वर्ड आपके सामने आ जाए तो केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें कि हम एक्सट्रैक्शन, प्यूरिफिकेशन, मेटल्स कैसे पाया जाता है, इन चीजों के बारे में बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटालर्जी। एलर्जी नहीं 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 नहीं, मेटालर्जी, मेटलर्जी के नाम से जानते हैं। इस टॉपिक को हम लोग डील करते हैं मेटलर्जी, केमिस्ट्री का ये ब्रांच है जहां मेटलर्जी के ब्रांच में हम लोग बात करते हैं। अब हम बॉक्साइट की बात करते हैं जी। तो यदि बॉक्साइट की बात करते हैं तो अब ये देखना पड़ेगा कि बॉक्साइट किसका ओर है, तो एल्युमिनियम का ओर है। अब ये चेक करना पड़ेगा कि एल्युमिनियम किस रिएक्टिव में आता है, यानी हाई रिएक्टिव मेटल है या मॉडरेट में आता है या लो रिएक्टिव आता है। सो हाउ टू डिसाइड, कैसे डिसाइड करते हैं सर, कैसे डिसाइड करते हैं सर कि यहां पे कौन हाई रिएक्टिव होगा, कौन मॉडरेट होगा, कौन स्लो होगा? तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज ध्यान में रखना होगा और आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए आपको। जैसे कि मैं रिएक्टिविटी सीरीज की बात करूं तो मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा। क्या मिटाऊं? एक काम करते हैं, इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है। इसको मिटा के मैं एक रिएक्टिविटी सीरीज लिख देता हूं। हालांकि वो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ आपके काम का होगा और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं इधर आके इसे लिखता हूं यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज। तो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज। देखो ऐसे, मुझे भी याद नहीं है लेकिन एक ट्रिक है जिससे मैं लिख देता हूं, तो आप भी लिख दोगे। काना का मामा जी आलू जंक फूड सब पाबंदी है, क्यों?
अच्छा जी, ओ देखा, ये मैंने लिख दिया। अब ये होता है रिएक्टिविटी सीरीज, दिख रहा है आपको। अब ये सर आपने कैसे लिख दिया, क्या आपको याद है सर? नहीं ना ना, अरे ट्रिक है, ट्रिक से मैंने याद किया। जैसे देखो K4 क्या हो गया, पोटासियम, ये कौन सा हो गया, पोटासियम हो गया। ये Na4 सोडियम, ये सोडियम हो गया। ये Ca4 कैल्शियम, ये कैल्शियम हो गया आपका। Mg4 मैग्नीशियम हो गया आपका, समझ में आ रहा है? ऐसे ही ये एल्युमिनियम हो गया आपका। तो ये जो है ना, ये बाकी तो आप जानते ही होंगे, जैसे ये आयरन हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये कॉपर हो गया आपका, ये हाइड्रागेरम Hg हो गया आपका, ये Ag हो गया जिसको सिल्वर कहते हैं। ये क्या हो गया, ये सिल्वर हो गया ये। और ये क्या हो गया, ये गोल्ड हो गया। तो कैसे सर आपको याद कैसे है? ये देखो एक ट्रिक बताता हूँ, थोड़ी सी हंसी आएगी लेकिन मजा आएगा, है ना? थोड़ी सी हंसी आएगी लेकिन मजा आएगा। ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो देखिए, ट्रिक मैं इधर लिख देता हूँ, ऐसे इधर लिखता हूँ, काना, काना, देखते ऐसे करके काना होता है, एक आंख से काना होता है। ये काना का मामा जी, ये मैंने खुद ही बनाया था, मुझे याद करने में दिक्कत होती थी, मैंने खुद ही बना लिया था। आलू, अच्छा बताओ, डायबिटीज वाले पेशेंट को कहते हैं आलू मना होता है, जिसको डायबिटीज ज्यादा होता है कहते हैं आलू नहीं खाना है आपको, आलू चावल सब नहीं खाना है। तो आलू, जंक फूड तो बिल्कुल नहीं खाना है, जंक फूड सब पाबंदी है, क्यों? हाँ जी, अच्छा जी, कहता आओ, शक्ति कपूर का मत करना आओ, वो मत करना आओ। देखो यहाँ पे, तो ये वाला चीज आपको याद रखना है यहाँ पे। यानी इसको हमने कैसे याद किया है, देखिए ऐसे लिखा है, K4 पोटासियम का ना, का मतलब पोटासियम, Na मतलब सोडियम। तो काना का मामा जी, कोई काना है उसके मामा जी हैं, कोई काना है उसके मामा जी हैं, तो उनको हम बोल रहे हैं आलू जंक फूड। जंक मतलब Zn, आलू मतलब एल्युमिनियम, सब मतलब स्टेनस Sn, पाबंदी मतलब Pb है। तो आलू जंक फूड सब पाबंदी है, क्यों? Cu मतलब पूछते क्यों, तो बोलता हाँ जी, Hg, अच्छा जी, Ag, औ Au। तो ध्यान रखना है, सिल्वर और Au हमेशा नीचे ही आते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा सीरीज है, ये छोटा मोटा सीरीज नहीं है, लेकिन इतना सा काम आपका चल जाएगा, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, इसको हम डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं, तो इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं कि कौन हाई रिएक्टिव है, कौन मॉडरेट में आता है और कौन लो रिएक्टिव है। तो हाई रिएक्टिव में देखेंगे, यहां से पोटासियम से लेके आप आ जाइए एल्युमिनियम तक, ठीक है? पोटासियम से लेके यहां से आप यहां तक आ जाइए, ये हाई रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं। किसमें आते हैं ये हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ये कहते हैं ना, जैसा मरीज वैसा इलाज। तो हाई रिएक्टिव मेटल्स है, ऑलरेडी इनकी रिएक्टिविटी हाई है, तो इनको कुछ ऐसे प्रोसेस से करना पड़ेगा जिससे इनका जो एक्सट्रैक्शन हो वो अलग होगा। और यहां से आप आ जाइए कहां तक, यहां तक आ जाइए, जिंक से लेके पीबी तक आप आ जाइए, ठीक है? ये तो हाइड्रोजन गैसियस में आ जाता है। ये जिंक से लेके पीबी तक आ जाइए, ये मॉडरेट होते हैं, ये मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये। और यदि आप यहां से कॉपर से लेके यहां तक गोल्ड तक आ जाएंगे तो ये लो रिएक्टिव हो जाते हैं, लो रिएक्टिव मेटल्स में आ जाते हैं ये, राइट? समझ में आ रहा है? तो यहां से जो हम क्लियरिफाई कर देंगे, और यही हमारा स्टडी होगा अब से, कि हम स्टडी क्या करेंगे। कुछ जनरल चीजें सब में हम करेंगे, जनरल चीजें हैं वो हम सब में करेंगे, जैसे कि किसी का भी और हो और किसी का भी हो, कुछ चीजें हैं जिसको हम पहले फॉलो करेंगे। जैसे कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में क्या क्या करेंगे, इसको मेटलर्जी कहते हैं हम लोग। सबसे पहले क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन करेंगे, यानी कि उसको टुकड़े टुकड़े में तोड़ेंगे। जब तक टुकड़ा टुकड़ा पीस बाय पीस नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली इसके अंदर और है कौन सा और कैसे इसको आगे करना है। सेकंड, कॉन्सेंट्रेशन या ड्रेसिंग ऑफ ओर करेंगे, यानी जो ओर होगा उसको इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे। फिर उसके बाद थर्ड हम क्या करेंगे, तो कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, फिर हम रिडक्शन करेंगे, फिर प्यूरिफिकेशन करेंगे। तो जनरली जो है आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि इसमें मेन तो सबसे पहले आप क्रशिंग कर दीजिए, यानी कि पल्वराइजेशन कर दीजिए, और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन कीजिए। ये दो चीज आपको याद रखना। सबसे पहले देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आप एक काम करो, सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करो, क्रशिंग कर दो, यानी टुकड़े टुकड़े में बांट दो, या इसको पल्वराइजेशन भी कहते हैं, ठीक है? पहला स्टेप ये हो जाएगा।
और दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, यानी जो भी ओर आपको मिला है इसको ड्रेसिंग ऑफ ओर भी कहते हैं, या इसको ड्रेसिंग ऑफ द ओर भी कहते हैं। बस ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। एंड थर्ड में हो जाएगा प्यूरिफिकेशन, एक्सट्रैक्शन, कंसंट्रेशन हो गया, फिर एक्सट्रैक्शन हो जाएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हो गया, एंड फोर्थ यहां हो जाएगा प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन में इसको और इजी बना दिया मैंने आपके लिए, और इजी बना दिया। ये चार चीजें हमें फॉलो करनी पड़ेगी। कितनी चीजें? ये चार चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो नहीं दिख रहा होगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बाद है प्यूरिफिकेशन, में यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो एक काम करता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ फोर्थ पॉइंट, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो ये चार चीजें ही आपको फॉलो करनी है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं सबसे पहला, तो चाहे कोई भी हो, चाहे वो हाई रिएक्टिव हो, मॉडरेट वाला हो या लो रिएक्टिव हो, ये सब में ये वाला स्टेप होगा, क्रशिंग होगा। इन तीनों के लिए ही कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे, लेकिन एक्सट्रैक्शन का तरीका अलग अलग हो जाएगा। एक्सट्रैक्शन तरीका अलग अलग हो जाएगा, हाई वाले का अलग होगा, मॉडरेट वाले का अलग होगा, और लो वाले का अलग होगा। ये आपको ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है? लो वाले का अलग होगा। इट्स डिफरेंट हम बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही होगा। ये हाई वाले का अलग तरीके से हम एक्सट्रैक्शन करेंगे, लो वाले का, मॉडरेट वाले का अलग तरीके से करेंगे, लो वाले का अलग करेंगे, और यही डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अब आपसे पूछेगा सोडियम का एक्सट्रैक्शन के बारे में पूछेगा, तो सोडियम हाई रिएक्टिव में आता है, तो जो हाई रिएक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस से होता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस से करवाएंगे हम लोग। अगर मॉडरेट में से जिंक का पूछ दिया, आयरन का पूछ दिया, ये आपका पीबी का पूछ दिया, इनका अगर पूछ देता है, आपका लेड वगैरह का पूछ देता है आपको, तो यहाँ पर आपको इनके हिसाब से डील करना पड़ेगा। फिर अगर आपसे पूछ दिया, अगर लो रिएक्टिव, सिल्वर बोल दिया, गोल्ड बोल दिया, कॉपर बोल दिया, तो इनको इनके हिसाब से करना पड़ेगा। और लास्ट में प्यूरिफिकेशन तो सबका करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट प्यूरिफिकेशन इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर मेटल हमारे पास आ भी गया है और उसको हमने प्यूरिफाई नहीं किया है, प्यूरिफिकेशन नहीं किया है, तो क्या होगा? फिर वो क्या होगा? हमें मेटल हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये देखो, यही आपका जो है पूरा चैप्टर का निचोड़ है ना। इसी में जो भी ये स्टेप आएंगे, उन सारे स्टेप के बारे में स्टडी करेंगे, और ऐसे ही पढ़ते पढ़ते हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो एक समराइज किया है हमने चैप्टर को, जो आपके सामने है। सो वी हैव डिस्कस, वी हैव द थ्री टाइप्स ऑफ, अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ मेटल्स, हाई रिएक्टिव, मॉडरेट एंड लो रिएक्टिव। सो यहां पर भी ये तीनों का अलग अलग तरीके से हम अलग अलग मेटलर्जी करेंगे। यानी सबसे पहला हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड ओर ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड ओर ऑफ मॉडरेटरी रिएक्टिव मेटल्स, एंड तीसरा लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। कॉन्सेंट्रेटेड ओर ऑफ, यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड ओर, यानी ये वाला ओर, कॉन्सेंट्रेटेड ओर ऑफ दिस। सो देखिए सबसे इजी जो होता है वो सबसे इजी मैं बता रहा हूँ। कॉन्सेंट्रेटेड ओर ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स बहुत इजी होता है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ प्योर मेटल मिलता है। और ये किस स्टेप से होता है? तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से होता है। जो प्रोसेस हम लोग लेते हैं, दैट प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलिसिस वाला प्रोसेस होता है, और इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से हम लोग यहाँ पर काम करते हैं इसका। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं? देखो यहाँ पर हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब कहोगे सर इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है? तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, तो अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने बहुत बेहतर तरीके से मैंने आपको पढ़ाया भी है कि क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस। जिसमें से एक हम लोग सेल लेते हैं, जिसमें एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, एक प्लस वाला होता है, एक माइनस वाला होता है, एक में ऑक्सीडेशन हाफ होता है, एक रिडक्शन हाफ होता है। अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत है। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ पर आपको जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और वहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत डिटेल तरीके से हमने बताया है, राइट। तो ये डायरेक्टली प्योर मेटल मिल जाता है यहाँ पर, मतलब मोल्टेन स्टेट होना चाहिए। जैसे कि अब सोडियम है, पोटासियम है, इन सब का और आप लेंगे तो मोल्टेन स्टेट में लेंगे। मोल्टेन स्टेट का मतलब होता है पिघला हुआ लेंगे। तो ये तो बहुत ईजी हो गया आपका। चलिए अब देखिए दूसरे वाले के बाद हम सीधा जो है आते हैं, सॉरी इसमें पहले वाले के बाद दूसरे वाले पे आते हैं कॉन्सेंट्रेटेड और ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। यानी क्या होगा जब मॉडरेटली होगा? जिंक हो सकता है, आयरन हो सकता है, स्टेनलेस हो सकता है, पीबी हो सकता है। अगर ये हो गए तो इनका क्या स्टेप होगा? तो देखिए इनमें दो तरह का और आपको मिलेगा। कितने तरीके का मिलेगा? दो तरीके का। जैसा कि इस वीडियो के लास्ट में भी हमने एक चार्ट आपको दिखाया था, तो उस चार्ट में आपको दिखाया था
कि कार्बोनेट और होता है, सल्फाइड और होता है। तो जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होगा ना, उसमें जनरली दो तरह के और आपको दिखाई देंगे, एक कार्बोनेट और दिखाई देगा, एक सल्फाइड और दिखाई देगा। तो कार्बोनेट और में क्या होगा, CO3 जरूर मिला रहेगा और सल्फाइड में X मिला होगा। तो यहाँ X लिख देता हूँ, XCO3 XS, इस तरीके से आपको मिलेगा। ये कुछ फॉर्मूला आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो जो कार्बोनेट वाला होता है, समझ में आ रही बात, जो कार्बोनेट वाला होता है ना, तो हम क्या करते हैं कार्बोनेट वालों में, कार्बोनेट हो या सल्फाइड और हो, मेरी बात ध्यान समझना, कार्बोनेट हो या फिर सल्फाइड और हो, हम इन दोनों को कन्वर्ट करते हैं मेटल के ऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट करते हैं, मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। इसके पीछे भी रीजन है, इसके पीछे रीजन ये है कि जब तक ये कार्बोनेट में होगा, जब तक ये सल्फाइड में होगा, तब तक हमें मुश्किल है यहां से मेटल को निकालना। मान लो मुझे X चाहिए, या X या M लिख देता हूं मैं, चलो यहाँ M लिख देता हूं, M फॉर मेटल, M लिख देता हूं MCO3, और यहाँ भी M लिख देता हूं, MS लिख देता हूं, ठीक है। कौन तो कर, अच्छा MS धोनी की बात कर रहे हैं बड़े फैन लगते हो। M और S, M मतलब मेटल हो गया, S मतलब सल्फाइड हो गया। तो इन दोनों को किस में कन्वर्ट करेंगे, मेटल ऑक्साइड में। लेकिन 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 यहाँ पर कुछ डिफरेंट तरीके होंगे। कार्बोनेट वाला भी मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, सल्फाइड वाला भी मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। लेकिन यहां पर देखिए, मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, मेटल ऑक्साइड का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, यहां पर ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन कुछ ना कुछ तो आप कर रहे हैं, जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, कुछ तो कंबस्टन कर रहे हैं, कुछ तो आप कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तभी ये ऑक्साइड फॉर्म में आएगा। तो ये जो स्टेप आता है बच्चों, ये यहां पर हम कैल्सिनेशन करते हैं। ये वर्ड आएगा, ध्यान रखना, ये 10th में भी तुमने पढ़ा होगा, कैल्सिनेशन करते हैं। और यहां पर जो है रोस्टिंग करते हैं, इस वाले में हम लोग रोस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं, इस वाले में रोस्टिंग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड में तो रोस्टिंग करते हैं, और जब कार्बोनेट ओर को कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड में तो कैल्सिनेशन करते हैं, राइट। अब देखिए, जब मेटल ऑक्साइड आ जाएगा तो बहुत सिंपल है, रिडक्शन करवा देंगे। यहां पर रिडक्शन का मतलब क्या होता है, आपको पता है ना, जब ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं तो उसको रिडक्शन हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। अब देखिए, रिडक्शन कौन करेगा, तो जैसे ये लिस्ट आप देख रहे हैं, तो इस लिस्ट में देखिएगा ध्यान से, ये मॉडरेट वाला है, ये बीच वाला मॉडरेट वाला है। तो कभी भी रिएक्टिविटी सीरीज में किसी भी मेटल के नीचे वाला मेटल कभी भी उसको रिडक्शन नहीं करवा सकता है, हम इसके ऊपर वाला रिडक्शन करेगा। तो रिडक्शन कौन कर सकता है फिर यहाँ पर, तो इसके ऊपर होगा, तो इसके ऊपर एल्युमिनियम रिडक्शन करवा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं यहाँ पर, जैसे कार्बन से भी रिडक्शन हम कई बार करवाते हैं, तो कार्बन रिडक्शन कर सकता है। मैंने बोला ना, चार्ट बहुत लंबा है, ये मैंने शॉर्ट केवल जुगाड़, केवल काम चलाओ, यहाँ पर मैंने आपको ये एक माइंड सेट में करने के लिए दिया है। तो यहाँ पर इनका रिडक्शन होगा। जैसे अब मेटल ऑक्साइड हो गया, तो भैया हमें मेटल ऑक्साइड तो चाहिए नहीं, हमें थोड़ी मेटल ऑक्साइड चाहिए, हमें तो केवल मेटल चाहिए। तो इस ऑक्साइड को, यानी ऑक्सीजन को हटाने के लिए रिडक्शन करवाना पड़ेगा। तो रिडक्शन के लिए या तो कार्बन लेते हैं या तो एल्युमिनियम लेते हैं, इन दोनों में से कोई भी आप ले लेते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ मिलता है इम्प्योर मेटल, फिर इस इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, अगर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट, अगर तो देखेंगे ध्यान से आप, ये वाला है कॉन्सेंट्रेटेड ओर ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। दैट मीन व्हाट, ये सिंपली आपको कई बार सल्फाइड ओर में ज्यादातर आपको दिखेगा, जो लेस रिएक्टिव होता है ज्यादातर आपको सल्फाइड ओर में ही मिलेगा। अगर कुछ और आपके सिलेबस में होगा तो वो भी देख लेंगे, बट जनरली सल्फाइड ओर में ही मिलता है आपको। तो ये सिंपल, वैसे भी बेचारा लेस रिएक्टिव है, तो सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर को क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, डायरेक्टली रोस्टिंग करवा के, डायरेक्टली रोस्टिंग करवा देते हैं, और रोस्टिंग करवा के इम्प्योर मेटल में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर ये प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो सवाल यहाँ पर ये आता है बच्चों कि कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। कैल्सिनेशन क्या होता है और रोस्टिंग क्या होता है। देखिए, जब हम बात करते हैं कैल्सिनेशन की और जब बात करते हैं रोस्टिंग की, तो आप ध्यान से समझेंगे, इसके फॉर्मूले में देखेंगे तो कार्बोनेट का जो ओर होता है उसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन होता है। कार्बोनेट के ओर में ऑलरेडी ऑक्सीजन है, यानी यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर आपको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाना तो है, लेकिन आपको कुछ इस तरीके से रिएक्शन करना होगा जिसको आप इस तरह से बोल सकते हैं, चाहे वो नेसेंट ऑक्सीजन हो या अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब केवल हीट गर्म करते हैं यहाँ पर हम लोग। लेकिन सल्फाइड और जहां है, यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं, तो यहाँ खुलकर ऑक्सीजन देंगे। तो जो रोस्टिंग के बारे में आपके सामने आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग आता है कि भैया रोस्टिंग होता क्या है। तो अगर मैं रोस्टिंग की बात करूं तो रोस्टिंग सिंपली क्या कहता है आपसे,
रोस्टिंग कहता है कि रिएक्शन आप जब करते हैं, रिएक्शन जब आप करते हैं यहाँ पे, तो कंप्लीट ऑक्सीजन देते हैं। यहाँ पर जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना कम ऑक्सीजन देते हैं। तो ये रोस्टिंग है। दोनों में सेम प्रोसेस, दोनों को ही मेटल ऑक्साइड में बदलना है, बट कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में थोड़ा सा फर्क होता है, और उसी फर्क को हम यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कार्बोनेट ओर को हीट किया जाता है, स्ट्रांगली हीट किया जाता है। देखिए यहाँ पर स्ट्रांगली हीट किया जाएगा, तो भैया जब स्ट्रांगली आप हीट करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पर अब्सेंस ऑफ एयर, यहाँ होगा प्रेजेंस ऑफ एयर, ये होगा अब्सेंस ऑफ एयर। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो कैल्सिनेशन होता है वो होता है अब्सेंस ऑफ एयर, और जो रोस्टिंग होता है वो होता है प्रेजेंस ऑफ एयर, राइट। तो इसमें जो अब्सेंस ऑफ एयर होता है, यहाँ हीट केवल करते हैं, तो हीट करेंगे तो ऑब्वियसली इसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्साइड फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो हम यहाँ डायरेक्टली ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा देंगे, यानी हम बोलेंगे प्रेजेंस ऑफ एयर। पूरा रिएक्शन इसको ऑक्सीजन देंगे हम लोग। यहाँ ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन देना है। और जो सल्फाइड ओर है आपका कॉन्सेंट्रेटेड और ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल का, तो डायरेक्टली रोस्टिंग कर देंगे, इम्प्योर आ जाएगा, फिर इम्प्योर को प्योर में बदलेंगे, यहाँ भी इम्प्योर को प्योर में बदलेंगे। अब ये जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है कि इम्प्योर को हम लोग प्योर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका भी अपना एक स्टेप होता है, इसका भी अपना एक प्रोसेस होता है, जो हम सीखेंगे वो हम जानेंगे। और जो आपका ये कॉन्सेंट्रेटेड और ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये तो खैर बहुत इजी है, इलेक्ट्रोलिसिस करवा देंगे और आराम से यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर में। कहते हैं सर हो गया खत्म, अरे भैया खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा भी कुछ अब नहीं बचा है, लगभग चीज़ें आपको पता है। बस एक फॉर्मेलिटी के लिए हो गया ना कि आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए। कैल्सिनेशन है, तो कैल्सिनेशन में कौन सा कार्बोनेट ओर का एग्जाम्पल हम लेंगे, उसको स्ट्रांगली हीट करके ब्रेक करके दिखाएंगे, उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। या सल्फाइड ओर होगा, उसको हम लोग रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग करके उसको क्या करेंगे, मतलब ऑक्सीजन देंगे, तो उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। फिर उस मेटल ऑक्साइड में देखेंगे कि कार्बन से रिडक्शन हो सकता है कि एल्युमिनियम से रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एक ऐसे एजेंट को बुलाइए जो, जैसे मैं मान लो मेरे पास ऑक्सीजन है, मैं कार्बन को बुलाइए, कार्बन सुनो ना, इधर आओ ना, ये मेरे पास जो ऑक्सीजन है ना, इसको लेके चले जाओ। जब तक ये ऑक्सीजन रहेगा तब तक मैं मेटल ऑक्साइड रहूंगा, और ये ऑक्सीजन हट जाएगा ना तो मैं मेटल बन जाऊंगा। तो इसलिए हम लोग इसे रिडक्शन करवाते हैं। तो रिएक्शन वाला पार्ट केवल फॉर्मेलिटी के लिए गया, बाकी तो आप खुद भी चैप्टर पढ़ के आप समझ सकते हो, ठीक है। फिर इसी तरीके से इसमें भी हम देखेंगे कि जो कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स में कौन कौन आता है, तो उसमें कैसे कैसे होता है। थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिसिस वाले में एक बढ़िया सा डायग्राम बना के देखेंगे, ये कैथोड है, ये एनोड है, ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, ये थोड़ा रिएक्शन करेंगे, कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन करेंगे। तो पूरा जो है पृष्ठभूमि हमने तैयार कर दिया है, पूरा मटेरियल तैयार है। अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कैल्सिनेशन में हम लोग अब्सेंस ऑफ एयर होता है, रोस्टिंग होता है प्रेजेंस ऑफ एयर, आप ध्यान रखना, ठीक है। तो कैल्सिनेशन में क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रांगली हीट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी देखो CO3 है, तो CO3 का मतलब ऑलरेडी इसके पास 3 ऑक्सीजन का एटम है, तो इसमें से अगर CO2 बाहर निकल जाएगा फिर भी एक ऑक्सीजन बच जाएगा यहाँ पर, जो कि मेटल ऑक्साइड बना देगा। लेकिन MS में ऑक्सीजन है ही नहीं, तो हमें ऑक्सीजन इसमें देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा आपको समझना, अंडरस्टैंड करना है। और बाकी ये रिएक्टिविटी सीरीज की आप थोड़ी सी अच्छी से प्रैक्टिस कर लीजिए, ये थोड़ा सा माइंड में आप सेट कर लो। तो फिर हम अगले पार्ट में मिलते हैं, और अगले पार्ट में जो है डिटेल में हम लोग एक एक रिएक्शन को कवर करेंगे, एक एक रिएक्शन को करेंगे। बहुत ईजी है यार, इतना ईजी है कि मैं क्या बताऊँ। अगर मन में मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे भी सबसे ईजी होता है, ऑर्गेनिक तो फिर भी ईजी है, रिएक्शन वगैरह है, लेकिन इसमें इनऑर्गेनिक में इतना ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा है। आप थोड़ा सा, अभी मैंने पृष्ठभूमि तैयार कर दिया है, बैकग्राउंड तैयार कर दिया है, बस आपको क्या करना है, इस पे उतरना है, उतर के बस खट 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 तलवार अपनी चलानी है। तो इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ठीक है, अगले पार्ट में मिलते हैं, और अगले पार्ट में डिटेल में हम जानेंगे, और कोशिश करेंगे कि अगले पार्ट में जो है, कोशिश मेरी रहती है हमेशा, लेकिन वो अलग बात है कि वीडियो का लेंथ ज़्यादा होने की वजह से पार्ट बाई पार्ट बन जाता है। तो कोशिश करूंगा कि अगले पार्ट में 1-1.5 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर को निचोड़ कर दूं मैं, ये मेरी पूरी कोशिश होगी। फिर भी अगर उसमें ऐसा होता है कि वीडियो का लेंथ ज़्यादा जाएगा, तो इसका 2 पार्ट और आएगा, हद से हद 1 पार्ट ये जो भी आप देख रहे हो, और 2 पार्ट और, उसमें 3 पार्ट में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आप बिल्कुल टेंशन मत लो, अभी आज से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको हम बताएंगे। यानी कि मेरा जो टारगेट है, जैसे कि जितने चैप्टर्स जो मैंने पढ़ाए हैं केमिस्ट्री के अंदर, हर चैप्टर के अंदर जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है उसको हम डील करेंगे, यहाँ पर सोल्व करेंगे, आपको भी मौका देंगे सोल्व करने का। और सेकेंड थिंग ये कि अभी जब ये पूरा करवा देंगे 2016 तक का मैं करवा दूंगा, फिर आपको अगस्त और सितंबर के महीने में मैं 2017, 2018, 2019 और 2020 यानी 4 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सोल्व कराऊंगा, आपका सितंबर के महीने में करवाऊंगा। यानी आपके एग्जाम के ठीक
एक लास्ट मंथ में केवल करवाऊंगा, 1 महीना पहले करवाऊंगा, जो आपको अच्छी प्रैक्टिस देगा। और ये खुद भी आपके लिए चैलेंज रहेगा कि कैसे जो है 3 घंटे के अंदर आपको टाइम टेबल सेट करके सॉल्व करना है, ये आपको प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगा। सो डोंट वरी, पूरे सिलेबस के साथ हम चलेंगे। फिर भी अगेन मैं आपसे कहता हूं कि कंप्लीटली किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। देखिए टेक्निकल एरर हो सकता है, अब मेरे मुंह में छाला हो गया, 1 हफ्ते में बैठ गया तो 1 हफ्ते का टाइम चला गया ना। फिर तो आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी चाहिए। कंटिन्यू का मतलब आपके पास टेक्स्ट बुक है तो पढ़िए, नहीं तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके टेक्स्ट बुक को पढ़ें। और वेरी इंपॉर्टेंट कि टेक्स्ट बुक के जितने एग्जाम्पल्स होते हैं, जितने क्वेश्चंस होते हैं, टर्मिनल होते हैं, उनको जरूर सोल्व करें आप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं सोल्व कराऊंगा, वो तो करवाऊंगा, बट खुद की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपका क्या बोलते हैं उसको, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आपका वो एक बोलते हैं ना कि एक स्पीड बननी चाहिए कि 3 घंटे के अंदर हमें सॉल्व कर लेना, सही सोल्व करना है। तो इसी के साथ हम तैयारी में रहेंगे। फिजिक्स का भी बीच में चैप्टर्स आ गया था, तो फिजिक्स में भी अभी उसको कंटिन्यू आगे करना है, जिसमें अभी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स हमने करवाया था और उसमें अभी जो है विस्कोसिटी वगैरह करवाना है। उसके पहले तक कैपिलरी एक्शन वगैरह सब मैंने करवा दिया था यहाँ तक। तो बड़ा मजा आता है पढ़ने में, मुझे पढ़ाने में भी मजा आता है, आपको पढ़ने में भी मजा आना चाहिए। और थोड़ा सा अपने हैबिट में बदलाव कीजिए, खान पान का ध्यान रखिए, सेहत का ध्यान रखिए और टाइम टेबल समय से सो जाएं, समय से सुबह कोशिश करें जितना अर्ली मॉर्निंग आप उठ सकते हैं उतना अर्ली मॉर्निंग उठें। और कई लोग कहते हैं कि सर अर्ली मॉर्निंग उठते ही नींद आने लगता है, तो सबसे बेस्ट तरीका है आप अर्ली मॉर्निंग उठें, उठने के बाद आपको सीधा फ्रेश होकर सीधा बाहर निकल जाना, 10 मिनट टहल लेना है बाहर। घर पे रहोगे नींद आ जाएगा, टहल वल के आओगे तो ऑटोमेटिक आपको फ्रेशनेस महसूस होगा, फिर आपको अपना स्टडी स्टार्ट कर देना चाहिए। सो खैर यहाँ पर सारी चीजें जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। मिलते हैं अगले पार्ट में और इसी दमदार जोशीले अंदाज में हमारा आपका साथ बना रहे। चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें। वीडियो को लाइक करो यार, अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और कमेंट सेक्शन में आके बताएं क्या कुछ क्लास आज का रहा और क्या कुछ आपका ओपिनियन है, किसी और क्वेरी है या कुछ ऐसा है तो मिलते हैं हम अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।